अध्याय 4 विंड स्पीड हॉक। विंड स्पीड हॉक। जब रसोइया उसका खाना तैयार कर रहा था, कार्ल ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन के उस अजीब हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। इसका परिणाम शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि पक्षी की स्थिति का एक विस्तृत आभास था। उसे खुद ही इसका अनुवाद करना था, लेकिन जानकारी काफी बुनियादी थी। बीस्ट स्पेस सक्रिय, एक निवासी। पालतू संख्या 1, नाम विंड स्पीड हॉक, रैंक सामान्य कॉमन, संबंध कम लो, कौशल पंजा क्लॉ चीरना रैंड, दिव्य दृष्टि सुपरविजन। जैसे ही ये स्टेटस पूरा हुआ, कार्ल ने अपने शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया और उसे अपने स्वयं के शारीरिक विवरणों का आभास हुआ। बीस्ट मास्टर कार्ल, रैंक सामान्य कॉमन, वंश मानव, कौशल बीस्ट कौशल, दिव्य दृष्टि सुपरविजन, बीस्ट हमला कौशल, चीरना रेंड। ये उस जानकारी से पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था जो उसे पुस्तिका बुकलेट से मिली थी। क्या उसे आगे बढ़ने के बारे में कोई स्वाभाविक दिशा निर्देश नहीं मिलना चाहिए था, या शायद उसके कौशल के प्रशिक्षण की प्रगति के बारे में कुछ? सिस्टम की शक्ति रेटिंग, पावर रेटिंग कैसे काम करती है? क्या इसमें कोई स्तर, ग्रेड या ऐसा ही कुछ होता है? हम कैसे जान सकते हैं कि किसके पास असली ताकत है और कौन मेरी तरह एक नौसिखिया है जो अपने कौशल का इंतजार कर रहा है? उसने उन 2 पुराने लोगों से पूछा। वे पुराने केवल तुलनात्मक रूप से थे, क्योंकि वे शायद 20 साल से ज्यादा के नहीं थे, लेकिन वे उससे बड़े थे और अकादमी की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। आप नहीं जान सकते जब तक वे खुद न बताएं या आपके पास ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने का कोई विशेष कौशल न हो, जैसा कि कुछ जादूगरों के पास होता है। आपको बस अपने अंतर्मन या सार्वजनिक रैंकिंग पर भरोसा करना पड़ता है। रैंकिंग के साथ समस्या यह है कि वे सब व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव हैं। देखो, मैं एक वॉन्ड क्लास का जादूगर हूं। मैं अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं एक ऑर्ब क्लास और बी क्लास जादूगर होता तो मैं एक साथ 2 तत्वों का उपयोग कर पाता, लेकिन फिर भी ये आपको मेरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी मंत्र पुस्तिका में पहले स्तर से आगे कभी नहीं बढ़ पाया। मुझ में इसके लिए प्रतिभा ही नहीं है। लेकिन ये ड्रूइड अपनी शक्तियों का वर्णन बिल्कुल अलग तरह से करता है। गार्ड ने सिर हिलाया। मैं 6ठे स्तर का मॉर्टल ग्रेड ड्रूइड हूं। मेरा ग्रेड कभी नहीं बदला, लेकिन मैं स्कूल शुरू करने की तुलना में अब कहीं अधिक शक्तिशाली प्रकृति जादू का उपयोग कर सकता हूं, और मैं एक भालू का रूप भी ले सकता हूं। चूंकि हर किसी की आंतरिक माप इतनी अलग होती है, इसलिए हम सभी को जादुई जानवरों के पैमाने पर ही आंकते हैं। युद्ध में वे किसे हरा सकते हैं या उनके उपचार और समर्थन कौशल समान स्तर के जानवरों की तुलना में कितने प्रभावी हैं, इसके आधार पर उनकी रैंक सामान्य कॉमन से मिथिकल तक होती है। इसलिए जहां रसोइया अभी भी सामान्य ग्रेड में माना जाता है, मैं एक रैंक ऊपर अवेकेंड ग्रेड तक पहुंच गया हूं, और मैं अकेले ही अवेकेंड जादुई जानवरों से लड़ सकता हूं। कम से कम सीमित संख्या में तो लड़ ही सकता हूं। लेकिन मैं अपनी पूरी क्लास में लगभग सबसे पीछे था। मेरे पास कई तरह के कौशल हैं। मैं ठीक कर सकता हूं, लड़ सकता हूं, भालू बन सकता हूं, यहां तक कि पौधों को उगाने में मदद कर सकता हूं। लेकिन मैं इनमें से किसी में भी बहुत अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं अवेकेंड ग्रेड पर ही अटका हुआ हूं। कार्ल ने सिर हिलाया। वो इस अवधारणा को समझ गया था, भले ही शक्ति के स्तर को नहीं। कभी कभी बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप किसी भी चीज में माहिर नहीं हो पाते। उसके पड़ोस में भी ऐसा ही एक आदमी था जो हर काम जानता था। वो आपकी कार, सिंक या फ्रिज ठीक कर सकता था, लेकिन केवल छोटी मोटी समस्याएं। अगर चीज वास्तव में खराब होती तो वो आपको किसी और के पास भेज देता। मुझे लगता है कि मैं बात समझ गया। आपकी कक्षा के शीर्ष छात्र कितने शक्तिशाली थे? उसने पूछा। क्या आपने आर्चमेज मिया के बारे में सुना है, जो नई मशहूर जादूगरनी है? वो हमारी ही क्लास में थी और उसने पहले ही साल में अवेकेंड रैंक हासिल कर ली थी। दूसरे साल के अंत तक वो असेंडेड जानवरों को आसानी से हरा सकती थी, और जब तक हम ग्रेजुएट हुए वो पहले से ही कमांडर ग्रेड की जादूगर बन चुकी थी। फिर उसके कुछ ही सालों बाद उसे एक मिशन से कुछ बेहद गुप्त संसाधन मिले, जिसने उसे रॉयल रैंक तक पहुंचा दिया। तभी से सब उसे अर्चमेज कहने लगे और शोहरत उसके सिर चढ़ गई। अब वो हमारे संदेशों का जवाब भी नहीं देती, लेकिन हम अभी भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ स्कूल में थे। रॉयल ग्रेड के राक्षस कार्ल के लिए एक भयानक विचार थे। उनमें से एक भी उस खनन कस्बे, माइनिंग टाउन को बिना पसीना बहाए जमींदोज कर सकता था जहां वो बड़ा हुआ था। कस्बे की सबसे बड़ी ताकत शायद मेयर थे, जो एक कमांडर ग्रेड के योद्धा थे, और कार्ल की राय में वो अब राक्षसों से लड़ने के लिए बहुत बूढ़े हो रहे थे। इसके अलावा कस्बे में कुछ पुलिस वालों के अलावा कोई सशस्त्र सुरक्षा बल नहीं था।
अगर लड़ाई की नौबत आती तो बूढ़े मेयर के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल होता कि वे अभी भी उस रैंक के लायक हैं। कार्ल खाते समय कुछ देर सन्नाटे में बैठा रहा, फिर उसने अपने सामने बैठे दोनों सीनियर स्नातकों की ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं किसी कौशल को जागृत कर सकता हूं, वरना भविष्य में हम सभी को भी उस क्लास स्टार की फोन लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। रसोइया हंसा। मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई। जब आप अपने प्रशिक्षण के सबसे कठिन हिस्सों से गुजरने की कोशिश कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रोत्साहन बहुत काम आता है। अपने कमरे की ओर वापस जाते समय कार्ल ने इस बारे में बहुत सोचा। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे अंत तक पूरा करना होता है। शुरुआत में जब आप प्रेरित होते हैं तब यह आसान होता है, लेकिन बीच में कहीं यह एक उबाऊ काम बन जाता है जहां न कोई इनाम दिखता है और न ही कोई प्रगति। यही वो समय होता है जब आप लक्ष्य से भटक जाते हैं और ढिलाई बरतने लगते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप इससे उबर जाते हैं, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाते हैं और पिछड़ जाते हैं। यहां तक कि खदान के फोरमैन ने भी छात्रों से करियर के दिन यही बात कही थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने वास्तव में उनकी बात सुनी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद दिव्य इंजेक्शन मिलने वाला था। लेकिन बाकी लोग जो बाद में कक्षा में वापस आए, वे हर दिन इस बारे में अधिक सोचने लगे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कार्ल ने खिड़की से बाहर देखा और खुद एक कौशल का प्रयोग करने की कोशिश की। दिव्य दृष्टि सुपरविजन बीस्ट टैमर को अनुबंधित विंडस्पीड हॉक की दृष्टि प्रदान करती है। अचानक उसकी आंखों के सामने दूर के जंगल बिल्कुल साफ हो गए और उसकी परिधि पेरिफेरल विजन में आने वाली हर चीज उतनी ही स्पष्ट हो गई जितनी कि उसके ठीक सामने की चीज। उसकी नजर एक हलचल पर पड़ी और कार्ल ने 1 किलोमीटर से भी अधिक दूर घास के मैदान में एक क्विल बीस्ट को चलते हुए देखा। यह अविश्वसनीय था और दुनिया बहुत अधिक जीवंत थी, ऐसे रंगों के साथ जिनका उसके पास नाम तक नहीं था। जैसा कि उसे याद आया, विंड स्पीड हॉक न केवल पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट और अवरक्त इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकते थे, बल्कि वे कुशल रात के शिकारी भी थे जिनकी नाइट विजन बेहतरीन थी। जबकि चीरना रेंड एक बहुत अच्छा युद्ध कौशल था। कार्ल के अनुमान में दिव्य दृष्टि सुपरविजन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ओवरपावर्ड थी। केवल रात में यह देख पाना कि आप कहां जा रहे हैं उसे व्यावहारिक परीक्षाओं में अन्य छात्रों पर एक बड़ी बढ़त दिला देगा। शायद लिखित परीक्षाओं में भी वो बिना सिर हिलाए या उनकी ओर सीधे देखे, बिना कमरे के दूसरी ओर से दूसरों के पर्चे आसानी से पढ़ सकता था। लिखित परीक्षा में नकल करना बहुत सरल होता अगर उसे पहले से यह यकीन न होता कि खदानों से आए अन्य छात्रों में से कोई भी इतना होशियार नहीं है जिससे नकल की जा सके। क्या अध्याय 5 रेंड। अपने पहले कौशल को सक्रिय करने का मामला सुलझने के बाद कार्ल आखिरकार कुछ पलों के लिए चैन की सांस ले सका। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेज पर रखे होमवर्क असाइनमेंट पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि अकादमी पहुंचने से पहले अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, इसे पहले ही खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आराम कर पाऊंगा। उसके मन की इस प्रेरणा का उस पर बहुत कम असर हुआ, लेकिन फिर भी कार्ल पेन और होमवर्क असाइनमेंट लेकर बैठ गया। नाम कार्ल, उम्र 14, कौशल का नाम। वहां कौशल के नाम के लिए केवल एक ही जगह थी, जिससे उसे लगा कि एक नए जागृत अवेकेंड छात्र के लिए केवल एक ही कौशल होना सामान्य बात है। लेकिन वह वहां क्या लिखे? बीस्ट टेमिंग, दिव्य दृष्टि, सुपरविजन या रेंड। उसे यकीन था कि यह होमवर्क पूरी क्लास के सामने लगाया जाएगा, इसलिए वह अन्य छात्रों को अपनी पूरी क्षमताओं के बारे में नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि खुद की रक्षा करने के काबिल बनने से पहले ही वो दूसरों की ईर्ष्या का पात्र बन जाए। इसके अलावा उसका अनुबंधित पालतू जानवर भले ही एक जादुई पक्षी विंडस्पीड हॉक था, लेकिन वो अभी भी एक चूजा ही था। उसे अपनी पूरी शक्ति तक पहुंचने में महीनों या साल लग सकते थे। अगर वो सबको अपनी शक्ति के रूप में एक नन्हा पक्षी दिखाता तो क्या वो दोबारा बुलिंग का शिकार नहीं बन जाता? दिव्य दृष्टि ज्यादा शानदार और उपयोगी लग रही थी, लेकिन ये कोई युद्ध कौशल कॉम्बैट स्किल नहीं था और अभिजात वर्ग इलीट के लिए युद्ध क्षमता ही सब कुछ थी। इसलिए वो वापस बिस्तर पर गया और फिर से छोटी तलवार उठा ली, इस ठान के साथ कि वो रेंड कौशल का सही इस्तेमाल करना सीखेगा। कौशल को सक्रिय करना बेहद आसान था। बस एक सोच मात्र से तलवार की धार हल्की लाल रोशनी से चमक उठी। जब उसने दीवार के उस हिस्से की ओर तलवार घुमाई जिस पर परीक्षण क्षेत्र लिखा था, तो विनाशकारी शक्ति का एक अर्धचंद्राकार चाप आर्क निकला और उस हाईटेक मिश्र धातु की दीवार में समा गया। रेंड का उपयोग करते समय हवा में तलवार चलाना ऐसा था जैसे गाढ़ा आटा गूंथना हो। वो मुश्किल से अपना हाथ हिला पा रहा था और तलवार की गति धीमी थी, लेकिन तलवार के हिलने के साथ ही कौशल बन रहा था। उसे लगा कि थोड़े और अभ्यास के साथ इसे सक्रिय करना तेज हो जाएगा। रेंड निश्चित रूप से क्लास में उसे दोस्त बनाने में मदद करेगा।
थोड़े और प्रयास के साथ ये दुश्मनों के एक बड़े हिस्से को काट सकता था और उसे एक साथ पूरे समूह को निशाना बनाने की अनुमति दे सकता था। कार्ल जल्दी से कागज की ओर वापस गया और अपने कौशल के बारे में जानकारी भरी, जिसमें उसने हमले के दौरान गति पर लगने वाली पाबंदी का भी जिक्र किया। उसने सोचा कि अगर वो कौशल सक्रिय करते समय पहले से ही गति में हो तो शायद इस समस्या का कोई समाधान निकल आए। क्या हॉक इसी तरह शिकार नहीं करते? वे ताकत पर निर्भर नहीं रहते, वे तेज गति से आते हैं और एक ही वार में अपने शिकार को ढेर कर देते हैं। अगर वो ये समझ ले कि इस कौशल का सही इस्तेमाल कैसे करना है तो उसकी युद्ध क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। कौशल के अलावा प्रश्नावली में उपयोगकर्ता के बारे में भी पूछा गया था। क्या कोई सिर दर्द, कुछ भूल जाने का एहसास, शारीरिक शक्ति में वृद्धि या कमी महसूस हुई? कार्ल ने खुद की जांच की और दिव्य दृष्टि के अलावा वो निश्चित रूप से थोड़ा और लचीला, फ्लेक्सिबल हो गया था। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य था। अंत में उसने प्रश्नावली के उस हिस्से में कुछ नहीं लिखने का फैसला किया। अगर भविष्य में उसकी चपलता, एजिलिटी और बढ़ी तो वो इसका श्रेय अपने प्रशिक्षण को दे सकता था। आखिरकार कहा जाता था कि कुछ एलिट असली सुपर ह्यूमन राक्षस होते हैं, जबकि कुछ हमेशा की तरह कमजोर और मानवीय होते हैं, लेकिन उनके पास दिमाग चकरा देने वाली अलौकिक शक्तियां होती हैं। यहां तक कि एक मशहूर हस्ती आइडल का तो एक मीट एंड ग्रीट इवेंट के लिए स्टेज पर जाते समय पैर तक मुड़ गया था। ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि इंजेक्शन का कौशल वितरण तंत्र शारीरिक सुधारों को निष्पक्ष और समान रूप से नहीं बांटता। जब वो संतुष्ट हो गया कि उसके जवाब अकादमी द्वारा उसे अपने सहपाठियों के बीच काफी ऊंची रेटिंग दिलाने के लिए पर्याप्त हैं, तो कार्ल ने सावधानी से कागज को दिए गए लिफाफे में डाला और उसे दरवाजे के पास रखी ट्रे में रख दिया। अकादमी पहुंचने तक उससे बस इतनी ही उम्मीद की गई थी, लेकिन वो रेंड कौशल का उपयोग करने के और भी बेहतर तरीके आजमाने की इच्छा को रोक नहीं सका। क्या होगा अगर वो हॉक की तरह बनने की कोशिश करे? वहां उपकरणों के बीच एक पंजों वाला दस्ताना, क्लॉड गॉन्टलेट और एक त्रिशूल ट्राइडेंट भी होना चाहिए था। दोनों ही उसके हाथ पर बने 3 पंजों के निशान की नकल कर सकते थे, लेकिन त्रिशूल एक चुभाने वाला हथियार था जो इस कौशल के काम करने के तरीके के लिए सही नहीं लग रहा था। उसने फिर से दराज खोला और तलवार वापस रख दी। उसने पंजों वाले दस्ताने निकाले। एक हथियार के रूप में वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसके कौशल के साथ काम करेंगे। वे उसके हाथ के लिए थोड़े बड़े थे, क्योंकि कार्ल औसत से थोड़ा छोटा था, लेकिन कुछ बकल ठीक करने के बाद वे फिट हो गए। उसने फिर से कौशल आजमाया। अपने हाथ को सामने की ओर फैलाकर, जैसे हॉक शिकार पर झपटते समय करता है, उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा। लाल रोशनी की 4 छोटी लकीरें हवा को चीरती हुई सामने की दीवार से जा टकराईं। उनमें से प्रत्येक तलवार से बनी लकीर की तुलना में कम प्रभावशाली थी, लेकिन उनकी गति बहुत तेज थी और वे लक्ष्य के कई हिस्सों पर वार कर सकती थीं। हल्के कवच वाले दुश्मनों के खिलाफ ये एक बेहतर रास्ता लग रहा था। हर बार जब वो कौशल का उपयोग करता तो ऐसा लगता जैसे उसकी कुछ ऊर्जा कम हो रही है। केवल कुछ और वार करने के बाद ही कार्ल को महसूस हुआ कि उसके हाथ कमजोर पड़ रहे हैं और उसे बैठकर सांस लेनी पड़ी। युद्ध प्रशिक्षण के दौरान ये बहुत जल्दी एक बड़ी समस्या बनने वाला था। उसने जिम में काफी समय बिताया था, लेकिन वो अपनी काया सुधारने की कोशिश कर रहा था, न कि अपनी सहन शक्ति, स्टैमिना बढ़ाने की। लेकिन स्कूल इसी काम के लिए था। उसे बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कार्ल अपनी दर्द करती बाहों की मालिश कर रहा था, तब बाकी छात्रों में से कुछ ने जागना और गाइडबुक पढ़ना शुरू ही किया था। ये बहुत बड़ी बढ़त नहीं थी, लेकिन इस बैच का पहला जागृत एलिट, अवेकेंड एलीट, पहले ही तय हो चुका था।